नमस्कार प्यारे बच्चों, ललितेश हिंदी कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं बच्चों कि आपका ये चैप्टर चल रहा था जनसंचार माध्यम के प्रश्न उत्तर, तो जिसमें से मैंने आपको लगभग 50 प्रश्न पहले करवाए थे। तो इस वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ। तो मैं चाहूँगी कि ये प्रश्न जो हैं आप ज़रूर करें, क्योंकि लगभग परीक्षा में जो पूछे जाते हैं ये प्रश्न बहुत बार आए हुए हैं। तो आप लोग जो हैं ये प्रश्न भी ज़रूर देखिएगा, ये वीडियो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए देखनी। तो हम चल रहे हैं आगे के 50 प्रश्नों से आगे। हमारा 51वां प्रश्न है, इंटरनेट पत्रकारिता क्या है। इससे पहले हमने देखा था पत्रकारिता क्या है, पत्रकारिता किसे कहते हैं, कि जो भी हमारे विचारों का आदान प्रदान है, जो हम समाचार जो हैं इधर से उधर पहुंचाते हैं उनको उसे हम पत्रकारिता कहते हैं। तो इंटरनेट पत्रकारिता क्या है, तो इंटरनेट पर समाचार पत्रों को प्रकाशित करना तथा समाचारों का आदान प्रदान करना इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। एक तो होता है कि वैसे ही हम अपने समाचारों का या अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो वो पत्रकारिता कहलाती है। केवल इंटरनेट पर समाचार पत्रों को जब हम प्रकाशित करते हैं और उन समाचारों का आदान प्रदान करते हैं तो उसे हम इंटरनेट पत्रकारिता कहते हैं। दूसरा, इससे अगला 52वां प्रश्न है, इंटरनेट पत्रकारिता को अन्य किन नामों से जाना जाते हैं, यानी कि हम और किन किन नामों से इन्हें पुकारते हैं। तो इंटरनेट पत्रकारिता को ऑनलाइन पत्रकारिता भी कहते हैं, साइबर पत्रकारिता भी कहते हैं और वेब पत्रकारिता के नाम से भी जाना जाता है। आपको पता ही है, हम जो भी काम कर रहे हैं आजकल हमारा सब काम जो है वो नेट के ज़रिए ही होता है, ऑनलाइन ही हो रहा है। आपकी क्लासेस भी ऑनलाइन लग रही हैं, तो ये ऑनलाइन पत्रकारिता भी होती है। साइबर कैफ़े पहले खुला करते थे तो साइबर पत्रकारिता भी कहते हैं इसे, और वेब पत्रकारिता के नाम से भी जाना जाता है। और इससे अगला प्रश्न है कि भारत में इंटरनेट कब आरंभ हुआ। तो भारत में इंटरनेट का आरंभ जो हुआ था वो 1993 में, यानी कि 1993 में हुआ था। तो आपसे अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि भारत में इंटरनेट कब आरंभ हुआ, तो भारत में इंटरनेट जो है 1993 में आरंभ हुआ था। ये प्रश्न जो है अगला 54वां प्रश्न, डेडलाइन किसे कहते हैं। बच्चों, ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, और जो मैंने पहला प्रश्न बताया था आपको कि इंटरनेट पत्रकारिता क्या है, ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है। तो ये वाला जो प्रश्न है, डेडलाइन किसे कहते हैं, तो किसी समाचार को प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए उसके समाचार माध्यमों तक पहुंचने की आखिरी समय सीमा को डेडलाइन कहते हैं। यानी कि कोई भी समाचार जो है प्रकाशित होता है या उसको प्रसारित किया जाता है टीवी चैनल पर, तो उसको प्रसारित करने के लिए समाचार माध्यमों तक जो है उस समाचार को पहुंचाने की एक जो आखिरी समय सीमा दी जाती है, यानी कि इतने समय तक आपका समाचार हम तक पहुंच जाना चाहिए, तभी हम जो है इसे प्रकाशित करेंगे या इसे प्रसारित करेंगे। तो वो जो एक टाइम लिमिट दी होती है उसको डेडलाइन कहा जाता है। तो आप जो है ये समझ लीजिए, आपको भी अगर कोई कार्य करने के लिए दिया जाता है कि इतने समय तक आपका पूरा हो जाना चाहिए, तो वो एक डेडलाइन कहलाती है। अगला प्रश्न है जो कि बहुत बार आता है, पीत पत्रकारिता से क्या तात्पर्य है। पीत पत्रकारिता किसे कहते हैं, तो किसी समाचार के माध्यम से किसी प्रकार की सनसनी फैलाना अथवा अनाम के नाम से किसी को ब्लैकमेल करना पीत पत्रकारिता कहलाती है। यानी कि कोई नाम, मतलब उसका बिना नाम बताए हुए जब हम उसके नाम से किसी को ब्लैकमेल करते हैं या किसी समाचार के माध्यम से किसी प्रकार की चारों तरफ सनसनी फैला देते हैं कि हड़बड़ी सी मच जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, पीत पत्रकारिता कहते हैं। तो पीत पत्रकारिता से अर्थ क्या हुआ कि किसी भी समाचार के माध्यम से सनसनी फैलाना या फिर किसी के अनाम के नाम से जो है किसी को ब्लैकमेल करना पीत पत्रकारिता कहलाती है। ये प्रश्न जो अगला है ये भी बहुत बार आता है, खोजी पत्रकारिता या फिर खोज परख पत्रकारिता क्या है या किसे कहते हैं। यानी जिन तथ्यों एवं सूचनाओं को दबाने अथवा छिपाने का प्रयास किया जा रहा हो उसे गहराई से छानबीन करके प्रस्तुत करना खोजी पत्रकारिता या खोज परख पत्रकारिता कहलाता है। कहने का अर्थ क्या है कि जो तथ्य दबा दिए जाते हैं या कोई सूचनाएं ऐसी होती हैं जिनको कि
मीडिया जिनको कि जो सरकार या फिर पुलिस अधिकारी या फिर बड़े बड़े अधिकारी उन सूचनाओं को, उन तथ्यों को छिपाना चाहते हैं या उनको दबा देना चाहते हैं, उनको जो है फिर से दबे हुए जो चीज़ों को निकाल कर उनकी गहराई से छानबीन करके जब फिर से उन्हें प्रस्तुत किया जाता है तो वो खोज परख पत्रकारिता कहलाती है। अगला प्रश्न है वॉच डॉग पत्रकारिता क्या है। वॉच डॉग यानी यहाँ पर क्या होता है कि सरकारी तंत्र के अंदर अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी हो रही हो तो उसका पर्दाफाश करना वॉच डॉग पत्रकारिता कहलाता है। यानी कि कोई भी टीवी चैनल के पत्रकार जो हैं अगर सरकार के अंदर, सरकारी तंत्र के अंदर जो है किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हो रही हो, कोई घोटाला हो रहा हो, तो जब उसका पर्दाफाश किया जाता है, जब उसको खोजबीन करके निकाल के सामने लोगों के लाया जाता है तो वो वॉच डॉग पत्रकारिता कहलाती है। अगला प्रश्न है पेज 3 पत्रकारिता कैसी पत्रकारिता होती है। ये प्रश्न भी बहुत बार आता है। पेज 3 पत्रकारिता, पेज 3 पत्रकारिता ऐसी पत्रकारिता है जिसमें कि फैशन, अमीरों की पार्टियों, महफिलों और जाने माने लोगों के निजी जीवन के बारे में बताया जाता है, यानी उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में लिखा जाता है पेज 3 पत्रकारिता में, जहाँ पर हम लोग देखते हैं फैशन से जुड़ी हुई चीज़ें, वहाँ की उनकी महफिलें कैसे जमती हैं, अमीरों की पार्टियों में क्या कुछ हुआ, या वहाँ के जो भी जितने भी सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बताया जाता है पेज 3 पत्रकारिता में, और उसको हम क्या कहते हैं, पेज 3 पत्रकारिता। अगला प्रश्न है अपडेटिंग से क्या तात्पर्य है। अपडेटिंग विभिन्न वेबसाइटों पर उपलब्ध सामग्री को समय समय पर संशोधित और परिवर्धित करना अपडेटिंग कहलाता है। अपडेट रहना आप लोगों को मालूम ही है कि कैसे होता है कि कोई भी जो वेबसाइट पे या इंटरनेट पर कोई न्यूज़ डाली जाती है या कोई एक ऐसी सामग्री डाली जाती है जो कि लोगों के लिए जो है फ़ायदेमंद होती है, तो उस उपलब्ध सामग्री को समय समय पर जो है उसको फेर बदल करके, उसको संशोधित करके, उसे और बढ़ाकर, उस सामग्री को और ज़्यादा बढ़ाकर जो है जब फिर से उसको एक नए तरीके से जो है डाल दिया जाता है उस सामग्री को, तो उसे हम अपडेटिंग कहते हैं। ऑडियंस किसे कहते हैं ये आप लोगों को मालूम ही है कि जो भी देखने सुनने वाले जो दर्शक होते हैं या श्रोता होते हैं वो ऑडियंस कहलाते हैं। तो इसको परिभाषित किस प्रकार से किया जाएगा बच्चों कि जनसंचार माध्यमों के साथ जुड़ा एक विशेष शब्द जिसका प्रयोग जनसंचार माध्यमों के दर्शकों, श्रोताओं और पाठकों के लिए सामूहिक रूप से होता है, यानी चाहे वह दर्शक हैं, चाहे वे श्रोता हैं या फिर पाठक हैं, उन सभी को ऑडियंस ही कहा जाता है जो कि जनसंचार माध्यमों से जुड़े हुए होते हैं। यानी कहने का मतलब है समाचार माध्यम यानी समाचार पत्र, टीवी, रेडियो, इंटरनेट, ये जितने भी संचार माध्यम हैं, जितने भी जनसंचार माध्यम हैं, इन जनसंचार माध्यमों को देखने वाले, सुनने वाले और पढ़ने वाले ये सभी के सभी जो है ऑडियंस कहलाते हैं। अगला प्रश्न जो आप बहुत बार सुनते हैं, स्टिंग ऑपरेशन, ये क्या होता है। स्टिंग ऑपरेशन किसे कहते हैं कि जब किसी टेलीविज़न चैनल का पत्रकार छिपे हुए टेलीविज़न कैमरे के जरिए किसी गैरकानूनी, अवैध और असामाजिक गतिविधियों को फिल्माता है और फिर उसे अपने चैनल पर दिखाता है, तो इसे स्टिंग ऑपरेशन कहते हैं। अभी हाल ही में आप लोग शायद देखते भी होंगे न्यूज़ चैनल पर आर भारत, रिपब्लिक भारत जो टीवी चैनल है वो बहुत से ऐसे बड़े बड़े अधिकारियों के स्टिंग ऑपरेशन कर चुके हैं और वो अपने अपने चैनल पर यदा कदा जो हैं इस प्रकार के गैर कानूनी या अवैध या कोई असामाजिक गतिविधियां होती हैं तो उनको जो है छिपे हुए कैमरे के माध्यम से उसका ऑपरेशन करते हैं, स्टिंग ऑपरेशन करते हैं और फिर वो अपने टीवी चैनल के माध्यम से उनको दिखाते हैं, दर्शाते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि बड़े अधिकारियों का पर्दाफाश करना और ऐसे अधिकारी जो कि किसी भी गैर कानूनी काम से मिले हुए हों, जुड़े हुए हों, ऐसे लोगों का, या अवैध काम करते हों। अगला प्रश्न है डेस्क किसे कहते हैं। अब बच्चों इसको डेस्क ये मत समझना कि आपके स्कूल में जो रखे होते हैं डेस्क उसको कहा जाता है। बहुत से बच्चे जो है ना आंसर ऐसा ही लिखते हैं। डेस्क जो होता है वो समाचार पत्रों में किसी विशेष लेखन के लिए कार्य करने वाले पत्रकारों के समूह के निश्चित समय को डेस्क कहते हैं।
कहने का अर्थ क्या है कि समाचार पत्र में जब जो कोई विशेष लेख लिखने वाले जो पत्रकार होते हैं ना, उनका समूह जो है वो जब उनका समूह का जो एक निश्चित समय होता है उसे क्या कहा जाता है, डेस्क कहा जाता है। जैसे खेल डेस्क, तो यानी कि खेलों से जुड़े हुए जो चीज़ों को इकट्ठा करके वो लेकर आते हैं एक निश्चित समय तक, जो है उनसे जुड़ी हुई जानकारियाँ प्राप्त करके और वो लाकर दिखाते हैं, तो उसे जो है डेस्क कहा जाता है। अगला प्रश्न है, डायरी लेखन किसे कहते हैं। डायरी लेखन आपको पता है, बहुत से बच्चों को आदत भी होगी डायरी लिखने की। जब भी कोई व्यक्ति दिन भर की अपनी गतिविधियों का जो लेखा जोखा होता है वो अपनी डायरी पृष्ठ पर प्रत्येक तिथि के अनुसार लिपिबद्ध करता है, उसे डायरी लेखन कहते हैं। यानी कि अपनी डायरी हर दिन लिखना और डेट के साथ लिखना, वो लिपिबद्ध करना, उसे डायरी लेखन कहा जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता है एनी फ्रैंक से जुड़ी हुई आपने डायरी लेखन पढ़ा होगा। तो उसमें जो है क्या है, एनी फ्रैंक ने तिथि के अनुसार जो है डेट वाइज जो है अपने डायरी के अंदर सारा कुछ लिखा है, अपनी लेखा जोखा लिखा है कि उसके जीवन में क्या कब घटित हुआ और किस प्रकार से घटित हुआ। तो ये डायरी लेखन की शैली में लिखा गया है। उसके पश्चात अगला प्रश्न है, फीचर किसे कहते हैं। फीचर आप लिखते भी हैं बच्चों, आप लोगों की इसमें आया भी होता है कि फीचर लिखिए, कोई आपको टॉपिक दिया होता है, उस टॉपिक पर आपको जो है लिखना होता है। तो फीचर क्या चीज़ है। किसी सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन को फीचर कहते हैं। यानी कि उसको पूरी अच्छी तरह से व्यवस्थित किया हो और क्रिएटिव हो और अपने आपके द्वारा जो है लिखा गया एक लेखन फीचर कहलाता है, जिसके माध्यमों से सूचनाओं के साथ साथ मनोरंजन पर भी ध्यान दिया जाता है। यानी कि उसमें एक महत्वपूर्ण सूचना तो दी रहती है, लेकिन उसके साथ साथ वह लोगों का मनोरंजन भी करता है। ऐसा लेख जो है फीचर कहलाता है, जिसको आप अपने ढंग से बहुत ही क्रिएटिविटी के साथ जो है लिख सकते हैं, वो फीचर कहलाता है। आजकल टेलीप्रिंटर पर 1 सेकंड में कितने शब्द भेजे जा सकते हैं। तो आजकल जो है टेलीप्रिंटर पर 1 सेकंड में 26 किलोबाइट अर्थात लगभग 70,000 शब्द भेजे जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए, वैसे ये प्रश्न बहुत पहले पूछा जाता था, आजकल वैसे ये नहीं पूछा जाता, ज़्यादातर पत्रकारिता से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी ये प्रश्न आ जाता है कि टेलीप्रिंटर पर 1 सेकंड में कितने शब्द भेजे जा सकते हैं। तो 56 किलोबाइट यानी कि 70,000 शब्द भेजे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, नई वेब भाषा को क्या कहते हैं। नई वेब भाषा को HTML अर्थात H से हाइपर, T से टेक्स्ट, M से मार्कअप और L से लैंग्वेज कहते हैं। आज की जो नई वेब भाषा है ना, वेब भाषा जो कि वेबसाइट जो हमारी लैंग्वेज है, वेब की जो लैंग्वेज है, उसको क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये कहा जाता है नई वेब भाषा को। अगला प्रश्न है, भारत की प्रमुख वेबसाइटें कौन सी हैं। तो बच्चों, भारत की प्रमुख वेबसाइट जो हैं वो हैं .com, इंडिया इंफोलाइन, सिफी, हिंदू तहलका .com। सबसे पहली जो वेबसाइट थी भारत के अंदर वो थी हिंदू तहलका .com के माध्यम से तहलका .com जो है मानी गई है, हिंदू तहलका .com। उसके पश्चात अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी की सर्वश्रेष्ठ इंटरनेट पत्रकारिता की साइट कौन सी है, तो पत्रकारिता के लिहाज से हिंदी की सर्वश्रेष्ठ इंटरनेट साइट जो है वो है BBC। तो इसको आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न है 69, संपादन का क्या अर्थ है। संपादन क्या होता है। एडिटिंग करना जो होता है वो संपादक करता है, एडिटर करता है। तो इसका अर्थ क्या होता है। संपादन का अर्थ है किसी सामग्री से उसकी अशुद्धियां दूर करके उसे पठनीय बनाना। पठनीय का अर्थ होता है पढ़ने योग्य बनाना। यानी कि जो एडिटर होता है, एडिटिंग करने के बाद वो क्या करता है, उस सामग्री में जो गलतियां होती हैं, जो अशुद्धियां होती हैं, किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि हो या कोई भी शब्द लिखने के योग्य ना हो, उसे हटाकर उसकी जगह दूसरा जो है शब्द डालकर जो है उसे पाठकों के पढ़ने योग्य जब बनाता है तो उसे संपादन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पटकथा का क्या अर्थ है।
पटकथा जो होती है, पट का अर्थ होता है बच्चों पर्दा। तो पटकथा वह कथा होती है जो पर्दे पर दिखाई जाती है। ये नेचुरल सी बात है कि पटकथा से मतलब ही ये निकलता है पर्दे पर दिखाई जाने वाली। तो पट का अर्थ होता है पर्दा, पर्दे पर दिखाई जाने वाली जो कथा है वो क्या कहलाती है? पटकथा कहलाती है। तो इस प्रकार से प्रश्न ये बच्चों आप लोगों ने पढ़े हैं। ये छोटे छोटे प्रश्न जो हैं एक एक नंबर के आएंगे। और अब तो वैसे आपको इनको और भी ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके इस बार के फाइनल में जो आपका पैटर्न है वो कुछ चेंज होकर आए। तो आप लोग जो हैं इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से इन्हें समझेंगे, और बहुत छोटी छोटी बातें बीच बीच में से जो हैं पूछ ली जाएंगी, जिनको शायद टिक करना आप लोगों को आएगा। तो जब तक आप लोगों को अच्छे से उसका मीनिंग नहीं पता होगा, आप उसको टिक नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग बच्चे इन प्रश्नों को ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा, और मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नए विचार के साथ, एक नए पाठ के साथ, या एक नई जानकारी के साथ। तो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। किसी भी प्रकार से कोई परेशानी हो, कोई समस्या हो इनसे जुड़ी, और या फिर कोई और प्रश्न का उत्तर आप चाहते हो तो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।